अब हम देखेंगे सेक्शन 3 जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जो हमें बताता है कि एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन। तो ये एक्ट कुछ अकोमोडेशन है स्थान जहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, तो कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अकोमोडेशन विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जो सरकार की भूमि है। ठीक, और नेक्स्ट है अकोमोडेशन विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, जो लोकल अथॉरिटी है एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, जो कि लोकल अथॉरिटीज़ की यानी कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हैं, जो नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, उन पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, एक और एक्सेप्शन है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और एरिया को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है कि यहाँ पर यह एमपी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अब स्टार्ट होता है नया चैप्टर, चैप्टर 2। ठीक है, जो बात करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। ठीक है, रेंट से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताता है चैप्टर 2। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 4 जो बात करता है प्रोविजन ऑफ द चैप्टर नॉट अप्लाइड टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, जो चैप्टर 2 है, ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो पीरियड क्या है, 5 ईयर का। तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि मान लीजिए आपका अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक, ठीक है, तो एनी अकोमोडेशन और पार्ट ऑफ अकोमोडेशन यानी कि कोई भी स्थान या उसका कोई भाग, ठीक है, हुज कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। ठीक है, तो वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये चैप्टर 2 विल नॉट अप्लाई फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो कब से अप्लाई नहीं होगा, तो जो पीरियड है कब से स्टार्ट होगा, वो फ्रॉम द डेट when such construction was notified to the local authority, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आपने लोकल अथॉरिटी को नोटिफाइड किया कि हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसी डेट से, ठीक है, जिस दिन आपने नोटिफाइड किया किसको, लोकल अथॉरिटी को, तो वहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर ये चैप्टर 2 अप्लाई नहीं होगा, ये बता रहा है सेक्शन 4। ठीक, अब चलते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कहता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। तो जो स्टैंडर्ड रेंट है उससे अधिक कोई भी रेंट रिकवर नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है सेक्शन 5। और यदि ऐसा कोई लैंडलॉर्ड करता है जो स्टैंडर्ड रेंट है उससे अधिक कोई अमाउंट लेता है, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, और एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, तो मतलब ये कहता है कि यदि, तो सेक्शन 5 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, ये कहता है कि कोई भी अमाउंट, ठीक है, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल, तो जो स्टैंडर्ड रेंट है उससे अधिक कोई भी मकान मालिक किराएदार से रेंट वसूल नहीं करेगा। और यदि वह ऐसा करता है तो वह अमाउंट कैसे माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। या फिर मान लीजिए यदि किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई एग्रीमेंट भी होता है जिसमें किराएदार खुद ही कहता है चलो ठीक है मैं आपको 100 की जगह 200 रुपये दूंगा, तो वहाँ पर जो 200 रुपये के लिए जो उनका एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा और किराएदार सिर्फ 100 रुपये के लिए ही दायित्वहीन होगा देने के लिए, ना कि 200 रुपये। ठीक, चाहे बेशक उनके बीच में एग्रीमेंट ही क्यों न हुआ हो, ये कह रहा है सेक्शन 5 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सेक्शन 6 कहता है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। जो अनलॉफुल चार्जेस हैं ना तो रिसीव ही किए जाएंगे और ना ही उनके लिए कोई क्लेम किया जाएगा, कह रहा है सेक्शन 6। ठीक है, तो सेक्शन 6 कहता है कि नो पर्सन शैल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस टू द स्टैंडर्ड रेंट। तो ठीक है, जो स्टैंडर्ड रेंट है उससे अधिक कोई भी अनलॉफुल चार्ज है वो नहीं लिए जाएंगे, कह रहा है सेक्शन 6। और सेक्शन 6 का सब क्लोज टू कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ टू सपोज टू ऑफ 6 फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट renewal or continuance of tenancy and subtenancy no person shall receive any claim या फिर any प्रीमियम पकड़ी और चार्जेस। तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नो पर्सन आया है पा, तो कोई भी व्यक्ति किसी टीनेंसी या सब टीनेंसी को चालू रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए
कोई भी प्रीमियम या पगड़ी या कोई भी चार्जेस नहीं देगा। ये कह रहा है सब क्लॉज 2। और इसका सब क्लॉज 2 का ये ए है। और बी कहता है सब क्लॉज बी कि कोई भी जो मकान मालिक है वो लैंड किराएदार से एक्स्ट्रा किराया नहीं लेगा एक्सेप्ट 1 मंथ। मतलब 1 महीने का किराया एक्स्ट्रा ले सकता है वो, लेकिन इससे अधिक 1 मंथ से अधिक किराया नहीं लेगा। ये कह रहा है इसका सब क्लोज 2 का सब क्लोज बी। ठीक है। और यदि वह लेता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, ये इसका सब क्लोज 2 का बी कह रहा है। ठीक, सेक्शन 6 का सब क्लोज 3 यही बात कहता है टीनेंट के लिए कि टीनेंट भी किसी को सब टीनेंट रखने के लिए, उसे सब टीनेंसी के लिए देने के लिए कोई भी पेमेंट पकड़ी अमाउंट नहीं लेगा। ठीक है, सब क्लोज 3 किसके लिए है, टीनेंट के लिए है। और सब क्लोज 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि मान लीजिए कोई मकान मालिक है, ठीक है, वो उसे अपनी बिल्डिंग बनानी है या उसमें कोई मरम्मत करानी, कंस्ट्रक्शन कराना है। ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है, उसने कुछ कर दिया लेकिन कुछ रह गया है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ और आप इस मकान को मुझे ही किराए पर दे देना। ठीक, और यहाँ पर यदि वह उसे किराए पर देता है, किसको, जो मकान मालिक है उससे पैसे ले लेता है 1 लाख रुपए, और उसमें वो बाउंड है कि वह उसे किराए पर दे। लेकिन इसका एक प्रोविज़ो है, वो ये कहता है कि कोई भी जो प्रीमियम होगा, जो जैसे उसने 1 लाख रुपए की राशि दी थी, वो कितने से ज़्यादा अधिक नहीं होगी फॉर द 5 ईयर रेंट। ठीक है, जो 5 साल का जो रेंट होगा उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये कह रहा है इसका प्रोविज़ो। ठीक, और उसके बाद सब क्लोज 5 कहता है कि जो ये राशि दी गई है वो एडवांस रेंट मानी जाएगी। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि किराएदार ने एडवांस में रेंट दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गए इसके पूरे 5 क्लोज। ठीक है, किसके, सब क्लोज 6 सेक्शन 6 के। ठीक, और सेक्शन 7 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।